जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत की नवनिर्मित संसद भवन में पहला बजट भाषण था। ये जो बजट भाषण था, ये आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है इंटरिम बजट 2024-25। ये जो बजट है, ये एक अंतरिम बजट है। इंटरिम बजट इसके या वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जो 2024 है, ये एक इलेक्शन ईयर है, यानी कि इस साल इलेक्शंस होने हैं, आप सभी को पता होगा। तो लीगली देखा जाए तो इस समय ये जो सरकार है, ये अगले चुनाव तक ही है। और चुनाव हो सकता है कि अप्रैल मई के आसपास हो जाए, मई में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए। अब जब इलेक्शन के बाद में रिजल्ट्स आएंगे तो कौन सी सरकार बनेगी, ये हमें नहीं पता। तो चूंकि ये जो सरकार अभी वर्तमान में है, इसकी अगली बार आने की निश्चितता नहीं है, इसलिए लीगली ये पूरे साल का बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन पिछली बार जो पिछले साल इन्होंने बजट प्रस्तुत किया होगा 2023-24 का, वो बजट होगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक के लिए। अब 31 मार्च तक के लिए ही इनके पास में फंड है, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि भारत सरकार के पास में जितने भी फंड्स हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड, उसमें से खासकर से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें से भारत सरकार को 1 रुपया भी निकालना है खर्च करने के लिए, तो वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना, पार्लियामेंट से अप्रोप्रिएशन लिए बिना नहीं किया जा सकता। तो अब ऐसे में अगर उनको 31 मार्च के बाद कोई भी खर्च करने हैं, तो उसके लिए उनको पहले से पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होगी। तो जब तक के लिए चुनाव नहीं होंगे, बस उतनी ड्यूरेशन के लिए उनको एडवांस पेमेंट चाहिए, और एक्चुअल बजट जब नई सरकार बन जाएगी तो वो 1 जुलाई को लेकर के आएगी। तो ये जो एडवांस पेमेंट इनको चाहिए, उस वो जो सीक कर रहे हैं पार्लियामेंट से, उसको ही लाने के लिए एक फाइनेंस बिल लाया जाता है, जिसको बोला जाता है इंटरिम बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट। देखिए, इस बजट की कई सारी महत्वपूर्ण और खास बातें हैं, जिसके बारे में हम अलग-अलग वीडियो ला करके आपको सूचित करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, वो ये कि भारत सरकार कई खर्चे करती है हर साल। उसमें से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण खर्च है, एक्सपेंडिचर है, कि हम दूसरी गवर्नमेंट्स को कुछ ग्रांट और लोन देते हैं। और कौन सी गवर्नमेंट को? फ्रेंडली नेशंस की गवर्नमेंट्स को, या फिर अपने पड़ोसी देशों को। ये इसके कई सारे अलग-अलग पर्पसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता हुआ नज़र आएगा दूसरी देशों पर, वो आपको इंडियन ओशन रीजन की ही कंट्रीज़ नज़र आएँगी, जैसे, या फिर आपको भारत के पड़ोसी देश नज़र आएँगे, यानी कि इंडियाज़ नेबरहुड या एक्सटेंडेड नेबरहुड। जैसा कि गुजराल डॉक्ट्रिन में कहा गया था, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कहा गया था कि हमको अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध बना करके रखने चाहिए, और अपने पड़ोसी देशों के साथ हमको यूनिलैटरल डिसीजंस लेने चाहिए, उनको यूनिलैटरली हेल्प करना चाहिए, उनसे किसी प्रकार के बदले में हेल्प की एक्सपेक्टेशंस के बिना। जिससे ये होगा कि हम अपने पड़ोसी देशों को किसी दूसरे दुश्मन खेमे में जाने से बचा लेंगे, और हमारा इंटरेस्ट हमारे पड़ोसी देशों में और हमारे इस रीजन में सिक्योर रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुजराल डॉक्ट्रिन में कही गई है, और वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए नजर भी आएगी। देखिए, यहाँ पर ग्रांट्स एंड लोन्स की बात की गई है। ग्रांट्स वो पैसा होता है जो कि हम किसी कंट्री को दे दें या किसी व्यक्ति को दे दें, और उसके बदले में कोई रीपेमेंट या फिर उसकी वापसी का एक्सपेक्टेशन ना रखें। ग्रांट में दिया गया पैसा वापस नहीं लिया जाता, जबकि लोन में दिया गया पैसा, उसकी रीपेमेंट आती है विद सम इंटरेस्ट। तो हम कभी कुछ पैसे ग्रांट के रूप में देते हैं और कुछ लोन्स के रूप में देते हैं। इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर तो पैसे ग्रांट्स के रूप में ही नज़र आएँगे, थोड़ा बहुत कहीं पर लोन आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 4 फिगर्स नज़र आ रहे हैं: एक्चुअल 2022-23, बजट एस्टिमेट 23-24, रिवाइज़ एस्टिमेट 23-24 और बजट एस्टिमेट 24-25। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझिए कि अगर इस साल मान लीजिए कि बजट एस्टिमेट आ रहा है 2024-25 का, इसका मतलब कि यहाँ पर बजट प्रस्तुत करते समय एक एस्टिमेट रखा जा रहा है कि साल भर में इतना खर्च हो सकता है। लेकिन पिछले साल 2023-24 का जो बजट आया होगा, उस समय भी एक बजट एस्टिमेट दिया गया होगा। लेकिन इस समय अब वही एस्टिमेट को एक बार रिवाइज किया जाता है। रिवाइज करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? ये दिखाने के लिए कि जो बजट एस्टिमेट हम लोगों ने रखा था, वो कैसा चल रहा है। क्या उसी लाइन पर हम लोग चल रहे हैं, वैसे ही खर्च कर रहे हैं, या फिर बढ़ा है या कम हुआ है। कई बार उसमें काफ़ी सारे चेंज करने पड़ते हैं। और ये देखिए, अभी भी एस्टिमेट है। क्यों एस्टिमेट है? क्योंकि ये वित्त वर्ष 31 मार्च को पूरा होगा और 1 फरवरी को ही बजट आ जा रहा है। यानी कि ये वित्त वर्ष, ये फाइनेंशियल ईयर अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी भी एक्चुअल फिगर्स हमारे पास नहीं है। एक्चुअल फिगर हमारे पास किसका होगा? इसके भी पहले, यानी कि 2022 का एक्चुअल फिगर, जो कि बीत चुका होगा।
2022-23 का ये मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक के लिए। तो वो फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है, उसके कंप्लीट फिगर्स हमारे पास आ चुके हैं। इसलिए आपको यहाँ पर 4 अलग-अलग फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनके हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार जिस फॉरेन गवर्नमेंट को फंड एलोकेट करती है, वो है भूटान। भूटान आप जानते हैं हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी निर्भरता भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा है और अगर हम यहाँ नहीं खर्च करेंगे, देखिए बहुत एसेंशियल खर्च होते हैं। अगर हम यहाँ नहीं खर्च करेंगे तो भूटान को चीन की तरफ जाने से नहीं रोक पाएंगे और हमारे सर के ऊपर में चीन की अगर प्रेजेंस बढ़ गई तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा खर्च हम अगर कहीं कर रहे हैं तो वो भूटान में ही कर रहे हैं। एक्चुअल फिगर्स जो 2022-23 के बताते हैं कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए का खर्च हम लोगों ने भूटान में किया है और 2023-24 के बजट एस्टीमेट में भी 2,400 करोड़ रुपए और जब रिवाइज होकर के आया अभी भी लगभग 2,400 करोड़ रुपए के आसपास का ये 2023-24 का खर्च है जो हमने भूटान के ऊपर में किया है। 2024-25 के बजट में फिर से लगभग 2,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है फॉर भूटान। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो है मालदीव। मालदीव के लिए देखिए 2022-23 में हम लोगों ने जहाँ 183 करोड़ रुपए उनको ग्रांट के रूप में दिए थे, वहीं 2023-24 में इसको बढ़ा करके 400 करोड़ रुपए कर दिया गया था बजट एस्टीमेट में और रिवाइज एस्टीमेट जो हमारे सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इतनी सारी लड़ाइयों, इतनी सारी खींचतान के बावजूद ये जो आपने टेंशन्स देखी इंडिया मालदीव के बीच में, उसके बावजूद 770.90 करोड़ रुपए भारत सरकार ने ग्रांट के रूप में मालदीव को दिए हैं। यानी कितनी टेंशन्स चलती रहीं लेकिन फिर भी भारत सरकार ने मालदीव के लिए अपनी तिजोरियां बंद नहीं की, अपने खजाने बंद नहीं किए। क्योंकि देखिए ये जो हम लोग खर्च करते हैं या वहाँ की सरकार के लिए नहीं, वहाँ की जनता के लिए करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत के पूरे मालदीव के लोगों के साथ में संबंध बिगड़ गए हैं। नहीं, वहाँ पर अभी भी लोग आपको नज़र आएंगे जो कि भारत के फेवर में बातें करते हैं। जैसे कि खासकर से आपको ये नज़र आएगा कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, वो वहाँ की सरकार को बोल रही है कि आपने भारत के प्रधानमंत्री का और भारत का जिस प्रकार से अपमान किया है, आपको उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। तो देखिए, जभी भी संबंध 2 देशों के बिगड़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश का संबंध बिगड़ जाए। जैसे इंडिया और कनाडा की बात करें, वहाँ की जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, ट्रूडो की गवर्नमेंट, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट, सिर्फ़ उस गवर्नमेंट के साथ में भारत के संबंध बिगड़े हैं, एंटायर कनाडा से नहीं बिगड़ गए हैं। कनाडा में बस ये कुछ ही समय की बात है, जब वहाँ नई सरकार आ जाएगी, इंडिया और कनाडा के संबंध फिर से मजबूत होते हुए आप नज़र आएँगे। उसी प्रकार से मालदीव के साथ में भी यही हाल है। तो इसलिए हम लोगों ने कभी भी अपने खर्च मालदीव के लिए बंद नहीं किए और इस बार भी हम लोगों ने लगभग 600 करोड़ रुपए का एक ग्रांट प्रपोज़ किया है फॉर मालदीव्स। और सिर्फ देखिए इतनी सी ही बात नहीं है कि हम लोग मालदीव के लिए खर्च कर रहे हैं। आपको यहाँ पे खर्च में देखेंगे ज़्यादातर पड़ोसी देश और हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड नज़र आएगा, खासकर से इंडियन ओशन रीजन, जिससे ये नज़र आता है कि भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के इसको देखिए, जिसमें मैंने बताया था कि क्या वास्तविक कारण है कि क्यों मालदीव और लक्षद्वीप आजकल इतनी चर्चा में था। तो मैंने बताया कि भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन कैसे कितना इम्पोर्टेंट है। भारत अपना इस रीजन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहता है, एक डोमिनेशन बनाए रखना चाहता है। इस डोमिनेशन को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने बहुत कुछ किया है। उनमें से देखिए आपको यहाँ पर नजर आएगा कि भारत ने जितने भी ग्रांट्स इस बार एलोकेट करने की बात की, उनमें से कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे पड़ोसी देश। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली एक चाबहार पोर्ट भी नजर आएगा, जिसको हम लोग 100 करोड़ रुपए का ग्रांट ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मॉरिशस और सेशल्स जैसे एक्सटेंडेड नेबरहुड वाली कंट्रीज भी नजर आएंगी। इनके लिए भी भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है। और देखिए, ये सिर्फ संबंध सुधारने का ही एक प्रयास नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा कारणों से भी बहुत ही महत्वपूर्ण खर्च है। इसके अलावा देखिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को दिए गए बजट एलोकेशंस की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर खर्च नजर आएगा, जो कि है लगभग 6.2 लाख करोड़ रुपए। अगर दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस स्पेंडर्स की बात करें तो देखिए, भारत चौथे नंबर पर आता है, रशिया से भी पीछे, जबकि रशिया की इकॉनमी इंडिया के मुकाबले काफी नीचे है। उसके बावजूद उनकी डिफेंस स्पेंडिंग हमसे ज्यादा है। भारत की डिफेंस स्पेंडिंग जहां लगभग 80 बिलियन डॉलर्स पर एनम है, वहीं चीन की डिफेंस स्पेंडिंग हमसे लगभग 4 गुने ज्यादा, लगभग 300 बिलियन डॉलर है। और अमेरिका की तो बात ही मत करिए। अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग हमसे 10 गुने ज्यादा है। तो देखिए, ये जो ग्रांट्स एंड लोन्स के रूप में फॉरेन गवर्नमेंट्स को भारत सरकार फंड एलोकेट करा रही है, वो एक्चुअली भारत की सिक्योरिटी को एंश्योर करने का ही एक कदम है।